काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, कश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट फूलों की घाटी रोती थी मरघट। साहब आप जिस मन से सुन रहे हैं, प्रारंभ से अब तक मैंने जितना कर देखा, ग्रामीण अंचल है, कोई महानगर नहीं है, लेकिन जिस मन से आप सब सुन रहे हैं, एक बात और कह के जा रहा हूं वरना बोझ रहेगा मेरे मन पर। मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविता सुनाने, 30 साल, लेकिन जिस मन से आपने मेरे सब छोटे भाई बहनों को सुना है, मेरा मन करता है मैं कहूं संजीव भ्रमर तुम्हारे इस कवि सम्मेलन पर, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। संजीव को और फक्कड़ भाई को इसलिए बधाई दीजिए कि उन्होंने ग्रामीण अंचल में कविता का संस्कार जिंदा रखा। अंग्रेजी पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन उससे केवल कार मिलेगी, संस्कार चाहिए तो आपको अपनी मातृभाषा और हिंदी के संस्कार सीखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। सुनिए, काश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में, ये अग्नि गंधा मौसम की बेला था, वो अग्नि ये अग्नि गंधा मौसम की बेला था, ये अग्नि गंधा मौसम अलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। 29 साल गाया मैंने हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी के अंगारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था, कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे। वाह भाई साहब, सल्यूट करता हूं आपको, अभिवादन करता हूं। मेरी सारी थकान भी उतर गई, मैं 7 दिन से सोया नहीं हूं, मेरा सारा थकान उतर गई, नींद खुल गई, और अब मैं मन से आपको कविताएं सुनाऊंगा। कश्मीर था जहां जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज। बैठा है गुणवीर, वीर रस के कवियों से ये उम्मीद की नहीं जाती को कविता लिखेंगे। गुणवीर भाई आप श्रेष्ठ गजलकार हो, मैं शुद्ध कविता की पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना। जहां जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। कश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, कश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी, कश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में AK-56 की दर्द कहानी चलती थी, कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी भारत माँ को। और मैं किस क्रोध में बोलता था, सत्ताओं के सरकारों के सामने खड़े होकर मैंने ये भाषा बोलने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया होगा, क्या क्या प्रलोभन छोड़े होंगे, लेकिन मैं ये भाषा बोला सुनना, ये भाषा बोला मैं सुनना। गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों का आंगन लाशों की मंडी था, फूलों का आंगन लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के
वाह, हमको भाई 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित 1990 में घाटी से मारपीट कर निकाल दिए गए, उनकी मां बहनों से बलात्कार किया गया, संपत्ति लूट ली गई, घरों में आग लगा दी गई। अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचना, 70 सालों में इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग हुई थी क्या? इस देश में मॉब लिंचिंग भी रंग देख के होती है, मानी जाती है। मैं किसी भी मौत का समर्थक नहीं हूं जो भीड़ करे, गलत है वो, उसका समर्थन किया नहीं जा सकता। लेकिन एक मौत पर हंगामा जो किसी की गलती से हुई है और 4.5 लाख लोगों को घर से निकाल देने पर मौन, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किए, कोई मानव अधिकार वाला रोने नहीं आया। वाह वाह, मैं उस दिन से रो रहा हूं, उस दिन से चीख रहा हूं, सुनना। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, एक नाम लेता हूं, उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की सम्मान की हिलोरें उठे तो उनको आकाश भर तालियों में बदलना। अगर उस व्यक्ति का नाम सुनकर आपको लगता है कि उसको आपको प्यार करना चाहिए। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं आंखों के पानी को अंगार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। अब एक छंद जोश में पढ़ूंगा, बहुत जोश में। मैं 3 दिन पहले बंगलौर था, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं जोश में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जनता मुझसे भी ज्यादा जोश में आके सुने। ऐसे निकल गया मेरे मुंह से। फिर मेरे मुंह से यह निकल गया कि मैं यहां से हार के जाना चाहता हूं। आप मुझसे ज्यादा जोश में सुन लेना, मेरी हार हो जाएगी और यही मेरी जीत है, यही मुझे मिलने वाला आपका इनाम है। मैं हस्तिनापुर में अपने घर में संजीव के इस कार्यक्रम में, फक्कड़ भाई के कार्यक्रम में यही अनुरोध करता हूं कि मुझसे ज्यादा जोश में आप सुन लेना, मुझे हरा देना। मुझे लगे कि मेरा पढ़ने में जोश कम है, आपका सुनने में जोश ज्यादा है, और ये हार ही मेरी जीत है। मैं मंच के भाई बहनों से भी निवेदन करता हूं, वो भी मुझे जमाने में सहयोग करें। स्वागत भाई साहब, क्योंकि आप पैसे लेके पढ़ रहे हो, मैं बिन पैसे। और मुझे आज पहली बार पता चल रहा है कि बिन पैसे पढ़ो तो लोग ज्यादा सुनते हैं। भाई साहब, जोश में आए पूरा सदन। हुजूर कहां जा रहे हैं? इसे कहते हैं जोश। बिना पढ़े आ गए जोश में। मन से सुनिए, अच्छा लगे तो। मैं जोश में पढ़ूंगा, आप जोश में सुनेंगे, आप सुनेंगे, मैं दावा करता हूं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर मंडित होते हों, जब कच्छ भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की। 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। 56 इंची सीने। वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। मैं हारा और आप जीते साहब, यही मेरा इनाम है, यही मेरा पुरस्कार है। लेकिन जो जी साहब, अरे बैठिए साहब, इसकी जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद होगा। इतनी देर में तो मैं 2 लाइन और पढ़ दूंगा। आप अभी आ रहे हैं? आइए, मैं पहला कवि हूं साहब। जगह ये नहीं थी तालियों की, जल्दी कर गए आप। जो मुझे कहना था वो आ गए, इसलिए
फिर उसी जोश में लौटना। फिर पढ़ता हूँ। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, केवल केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, वाह भाई साहब, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। अंतिम छंद सुनना, अंतिम छंद सुनाता, अंतिम छंद। वो अभी भी समझ नहीं रहा, कभी कहता मेरे पास पटाखे हैं। अच्छा, एक मोटी सी बात उसके समझ में क्यों नहीं आती, वो धमकी किसको दे रहा है? एटम बम है मेरे पास, एटम बम, चल मान लिया है तेरे पास, और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि अगर दोनों देशों ने एटॉमिक वार की तो 25-25 करोड़ लोग मरेंगे। मैं गंगा के किनारे दुखी मन से कह रहा हूं, हम तैयार हैं, 25 करोड़ मरने को तैयार हैं। अगर तेरे 25 करोड़ मर गए तो रेगिस्तान है ना पाकिस्तान, तो खत्म हो जाएगा। अगर उसमें इतना भी ज्ञान नहीं है, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हम तो वैसी जनसंख्या कानून के लिए परेशान है। उस रैली में फंसा मैं आज, उस रैली में फंसा। अगर मेरा वश चले, मैं तानाशाह हूं, तो 5 साल तक हिंदुस्तान में एक भी व्हीकल नहीं बनना चाहिए और एक भी बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए। 5 साल तक बच्चे ही नहीं, व्हीकल भी। शोर मचा रहे हैं, ऑटो में बड़ी मंदी आ गई, ऑटो में बड़ी मंदी आ गई। इन गधों को ये नहीं पता कि जब 2 साल बाद इलेक्ट्रिक कार आने वाली हैं, तुम क्यों बनाए जा रहे हो डीजल की कारें? कौन खरीदेगा इनको? बेवकूफ समझते हो लोगों को, और फिर कहते हो मंदी आ गई, हमारी कार नहीं बिक रही। क्यों बिके तुम्हारी कार? 2 साल बाद इलेक्ट्रिक आएंगी, वो खरीदेंगे। हमारी ले जाओ तुम उठा के। सुनिए, अंतिम छंद सुनिए। अमरनाथ को गाली दी थी, भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली दी थी, भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांग लिए थे, खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थी रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायर का ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत के प्रभुसत्ता के को ठेकेदार नहीं लगते, तीर हमारे तनी कमानों वाले जब भी छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया। क्या डरना अमेरिका की बाधाओं से, आंख मिलाओ दुनिया के दादाओं से, दिल्ली वालों भारत को बलवान करो, 5 नहीं 100 एटम बम निर्माण करो, 5 नहीं 100 एटम। अब मैं एक और कविता सुनाता हूं। जो मैं अब कविता सुना रहा हूं, मैंने बहुत गुस्से में लिखी। गुस्से में इसलिए लिखी कि ये अब भी डरता क्यों नहीं है। एयर स्ट्राइक हमने कर ली, सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर ली, 370 हमने हटा दी, 35 से हमने हटा दी, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं डरता। दुनिया में कोई उसके साथ नहीं है, टर्की और मलेशिया को छोड़कर। चीन भी नहीं है, चीन भी नहीं है, पर वो मौका परस्त है, उसने बहुत जमीन ले रखी है वहां पीओके में, एक कॉरिडोर बना रखा है, वो उसकी वजह से कभी कभी उसको बहका देता है कि हाँ तू ठीक है। 2 मुल्क दुनिया में केवल उसके साथ आए, 202 देशों में केवल मलेशिया और टर्की, और कोई भी मुल्क उसके साथ नहीं है। ये हमारी कूटनीतिक विजय है, और ये मान लेना चाहिए साहब। मैं राजनीति पे कभी बोलता नहीं हूँ, किसी की तारीफ करता नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी जिस दिन हिंदुस्तान से विदेश यात्रा पर गए थे, आखिरी यात्रा पर, उस दिन वो हिंदुस्तान के बड़े नेता थे, लेकिन जिस दिन वो लौटकर भारत की धरती पर आए, वो विश्व के बड़े नेता बनकर आए। इस बात को स्वीकार। दुनिया के इतिहास में एक यात्रा ने किसी एक आदमी के कद को इस तरह से विस्तारित किया हो, ऐसा इतिहास मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा। मौका ही नहीं देता खिलाफ लिखने का।
सबसे ज्यादा नुकसान में तो मैं हूं। अपन तो सरकार की बुराई करके ताली बजवा लेते थे, मौका ही नहीं। जब आए थे तो कहा था देखने लिखने नहीं दूं खिलाफ। और मैं कई बार कोशिश करता हूँ, जो भी कहता हूँ ये होना चाहिए वही कर देता है। मैंने नोटबंदी के लिए कविता लिखी, कर दी। 3 साल पहले मैंने लिखी थी, 1913 में मैंने कविता लिखी, 16 में नोटबंदी हुई। मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनवाया, मैंने भूख पर कविता लिखी, संसद में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। फूड सिक्योरिटी मैंने 370 पर कविता लिखी, हटा दी अगले ने। मैं जनसंख्या पर लिखना सोच रहा हूँ, उससे पहले बना देगा। मौका ही नहीं देता। वरना तो सरकारों के खिलाफ कविता लिखना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। कविताएं सरकारों के समर्थन में होती नहीं है कभी। जब जब कविताएं सरकारों के समर्थन में आएंगी, या तो कविता मर जाएंगी या सरकार गिर जाएंगी। मैंने तो जीवन में लिखा नहीं कभी। मैं 40 साल से हिंदुस्तान की हर सरकार का स्थायी विपक्ष हूं। बस मैंने एक कविता लिखी पक्ष में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनके समर्थन में कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी कविता लिखी है। मैंने कहा जी 2 बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। हाँ और इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी। वाह भाई साहब। उसके बाद फिर मैंने भी सोचा कि क्यों लिखो पक्ष में। कोई अच्छे काम कर रहा है तो करता ही रहे, उसके पक्ष में मत लिखो, वरना 2 बातें होंगी, अपनी कविता की भी क्यों हार कराएं। एक कविता से मैंने इसलिए मैंने लिखी गुस्से में कि डरता क्यों नहीं है। ये डरता कैसे? पहली 2 लाइन तय करेंगे कि इस तेवर को आप सुनने को तैयार हैं कि नहीं। आपको ठंड लग रही होगी, मुझे भी गर्मी लग रही है, और मेरी कविताओं में आपको कम से कम ठंड तो नहीं लगनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। पहली 2 लाइन तय करेंगे कि इस तेवर को आप सुनने को तैयार हैं कि नहीं। पहली 2 लाइन अगर आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, चौथाई ताली उठी तो चौथाई, और एक एक व्यक्ति की ताली मुझे सुनने को मिल गई तो पूरी कविता सुनाऊंगा। 2 लाइन सुनना। कैसे डरता है ये पड़ोसी। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते। मैंने बहुत गुस्से में लिखी है और गुस्सा गाया नहीं जाता। मेरी अकेली कविता है जिसको मैं गाता नहीं हूं, बाकी सब गा के पढ़ता हूं। इसको सुन लीजिए बस। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह भाई साहब। यही सुनाऊं साहब? तो एक बार जोरदार तालियां बजा के, अपनी भी नींद उतारी और मेरी भी नींद उतारी। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने अर्जुन से पूछा, मेरा छोटा भाई है, प्रज्ञा मेधा में अभी हमारे, आपको शायद शुरू में बताया गया होगा, ये 2 कवि हमारे 25 दिन इंग्लैंड में कविता पाठ करके आए। अर्जुन से सौदिया और अशोक चार, बताया ना ये। यहाँ इस बात के लिए सम्मान हुआ आपका कि नहीं? ये दोनों कवि अभी लौटे हैं, 3 दिन पहले दोनों आए हैं। और 26 दिन अंग्रेजों ने जो हमारे देश में राज करके हमको सताया था, बदला लेने के लिए हमने इनको भेजा, और ये 26 दिन अंग्रेजों को सता के आए वहां पर। हालांकि अंग्रेज इनके पल्ले नहीं पड़े होंगे। अब जो वहां बस गए जाकर के, वो भी अंग्रेजी हैं हमारे लिए। तो जब देश छोड़ गए जो लोग, वो काहे के हमारे। लेकिन इन दोनों कवियों का हम स्वागत करते हैं हस्तिनापुर की धरती पर। दोनों ओज के श्रेष्ठ स्वर 26 दिन इंग्लैंड की धरती पर इन्होंने कविता पाठ किया। भारत सरकार की ओर से भेजे गए थे। 8 कवियों का डेपुटेशन था, 8 कवियों का प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें ये 2 कवि हमारे थे। संजीव भाई ने जिन 2 कवियों को बुला करके, आपके 2 अतिरिक्त शॉल लगते, इन दोनों का स्वागत होना चाहिए था। मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं ले आता। हम दोनों का भी आप तालियां बजाकर दोनों का स्वागत कर दें। पिछली बार मुमताज गई थी, शायद पिछली बार मुमताज जी गई थी उस प्रतिनिधिमंडल में। आप इतनी दूर क्यों बैठे? ये अरुण, ये चौबे जी भी गए थे पिछली बार। मतलब जिनको इस देश में जिन दिनों थोड़ा कार्यक्रम कम मिलते हैं। भाई साहब ये बात बताने की क्या जरूरत थी? बात निकल लेते। अच्छा मुमताज जी, आप इतनी दूर क्यों बैठी हैं हमसे? हमारे यहाँ ये भेदभाव है नहीं इतना। हाँ, तो आप ये क्या 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 ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? हम तो आपको उतने आदर देते हैं जितना अनिल चौबे को। अच्छा, हम आपको बाबा के पास नहीं बिठा रहे, हम दिमाग से दूर रखना चाहते हैं आपको। ये जो बाबा का दिमाग है ना, देखो, अगर मेरी बात समझ जाओ तो ही ताली देना, तो ही रिएक्शन करना, वरना मत देना। जो बार बार कहते हैं ना, मैं दिमाग का काम है, दिमाग का काम है, दिमाग का काम है। आदरणीय बाबा खिचड़ी जी, बस कष्ट एक ही है, आपका ये दिमाग है ना, ये दिल में पहुंच गया। और जिसका दिमाग दिल में पहुंच जाए उससे डरना चाहिए।
चाहे वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे खिचड़ी बाबा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रामपाल हो। गुणवीर भाई कह रहे हैं, गुणवीर भाई बचना चाहिए। जिनके दिल में दिमाग आ गया वो कुछ भी हो सकता है, कम से कम कभी तो नहीं हो सकता। कौन? अच्छा, इनकी आंखें खराब नहीं है, कान भी खराब है। आप समझ रहे हो जो मैं इनसे कह रहा हूं ये कोई सुन रहे हैं? अगर सुन रहे होते तो मुझे मारते नहीं अब तक। हमें स्नेह करते हैं, बहुत बहुत अजीब व्यक्तित्व है ये। सुनिए, मन से कविता सुनिए। तो मैं बता रहा था कि मैंने अर्जुन से पूछा कि हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, क्या करेगा उसका? अच्छा, आप खुद सोचो, आपके मन में सवाल नहीं उठेगा कि हमारे सैनिक का सर काट के वो अपनी सीमा में ले गया, क्या करेगा उसका? बड़ा जवाब दिया अर्जुन ने। आपको जवाब बड़ा लगे तो तालियां बजाकर उसका सम्मान करना। अर्जुन ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। 1971 में जिस मुल्क की फौज के त्राण में 1000 लोग हथियार फेंक दें, उस मुल्क की फौज आज भी कायर ही होगी। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है कभी झुक नहीं सकता। मैंने लिखी क्यों गुस्से में कविता, उसके लिए मुझे केवल 10 सेकंड और देना। मैंने एक कहानी पढ़ी, छोटी सी कहानी। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इन लोगों में पढ़ा लिखा मैं ही हूं। अच्छा, इस पे क्यों हंस रहे हैं आप? शक है क्या? इस पे क्या झूठ? अच्छा, कई तो इनमें ऐसे बैठे जिनसे मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। विश्वास कीजिए, मैंने आज से 30 साल पहले LLD की थी। और कोई कानून जानने वाले बैठे हो तो उनको इतना पता होगा कि दुनिया की कानून की आखिरी डिग्री है LLD, जिसके बाद कोई कानून में पढ़ाई नहीं है। ये मैं हंसी में नहीं कह रहा हूं, हंसी में नहीं कह रहा हूं। गुणवीर राणा ने पता चला कि मैंने LLD कर ली तो मुझसे पूछा, क्या किया भाई साहब? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे छूटते ही बोला, आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे तो उस दिन पता चला कि ये बिहार में टॉप करके आया है। मेरी बातें इसलिए ध्यान से सुनना। अच्छा, लेकिन गुणवीर बड़ा ज्ञानी आदमी, इतना श्रेष्ठ गजलकार कवि। इन्होंने सोचा, मैंने अपने मन में सोचा रात को कि यार इसने मुझसे क्यों कहा कि B.Ed नहीं कर सकते। जब मुझे पढ़ाना ही था तो B.Ed करके प्राइमरी में पढ़ा लेता, LLD करके यूनिवर्सिटी में पढ़ा के कौन सा तीर मार लिया, रहा तो मास्टर ही ना। मास्टर मास्टर है, चाहे कहीं पढ़ाए, किसी को पढ़ाए। सुनिए मन से, मेरी इसलिए बात ध्यान से सुनना। पिंजरे में तोता था उसके पास। एक दिन उसने कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। तो मालिक बोला, मैं क्या करूं? बोले, उनको मेरी राम राम बोलो जाके। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए, उसे मरना आना चाहिए। और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, ये कोई भूतपूर्व कवि है। और क्या हमारा भविष्य इससे अच्छा क्या? यही बनेंगे हम, और क्या? यही चक्कर लगा रहा। सुनहरी लाल तुरंत जी, चंदा मामा दूर के सुनाई थी, प्लॉट कोटे थे, प्लॉट नहीं काटे इन्होंने चंदा पे, आज प्लॉट नहीं काटे आज इन्होंने। चलिए, तो मैंने इसलिए एक कहानी सुनाई आपको। हम 1947 में आजाद हुए, लेकिन दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या उसके बाद हम कभी एक साथ मरने को तैयार हुए? पहली बार 5 अगस्त को संसद में एक साथ मरने की तैयारी की गई है। और ये देश के जीने का रास्ता है, ये जीने का रास्ता है। हम जिस दिन एक साथ मरने को तैयार हो जाएंगे, हमको जीना आ जाएगा। इस कोशिश में कविता सुनिए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा हो। वाह भाई साहब, वाह। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है,
और जो मैंने लिखा है वो ही आपके दिलों में हो तो सारा सदन की ताली सुनना चाहता हूं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, मोदी जी चले गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने बिना बुलाए, बिना बुलाए। मैंने मालूम कराया क्यों साहब, क्यों क्यों क्या है आप? बोले तुम कभी लोग मेरे खिलाफ कविता ना लिखो, मैं तो शांति की तलाश में गया था। मैं कहा मिल गई, ले आए। वाजपेयी साहब भी गए थे लाहौर बस लेके, वो करगिल लेके आए थे। आप बिना बुलाए चाय पीने गए, आप पठानकोट लेके आए, पठानकोट लेके आए आप। 135 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए जाएगा? तो मैं देहात का आदमी हूं, झोपड़ी में पैदा हुआ हूं, एक झोपड़ी के व्यक्ति की उपमा सुनना कैसा लगा होगा मुझे। आपको गांव के आदमी की उपमा अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करना। कैसा लगा मुझे मोदी जी का जाना? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई, समर्थन करो, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे थे, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता था। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते थे, सेना पर हमला करते थे, खूनी भाग मनाते थे। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। क्या बात। सेना पर पत्थरबाजों को केवल इतना बतला दो, बतलाना भर काफी है अब तो। और अगली पंक्ति एक इतिहास है। अपने छोटे भाई अशोक चारण और अर्जुन सिसोदिया, जो बहुत मैं जिन पर गर्व करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ध्वजा और ज्यादा ऊपर, और ज्यादा आगे जाएगी, और ज्यादा आगे जाएगी। मैं हंसी के खिलाफ नहीं हूं साहब, चाहे वो सुनहरी लाल तुरंत हो, चाहे हमारे आदरणीय, हम हंसी में कुछ भी बोले, खिचड़ी बाबा हो, कोई भी। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो, केवल 24 घंटे। लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हो, उसके साथ पूरी एक उम्र गुजार सकते हो। इस बात को याद रखिए। ये वो सब है जो पूरी उम्र गुजार रहे हैं, इनको पूरी उम्र गुजारनी पड़ रही है, पूरी उम्र गुजारनी पड़ रही है। कहां था मैं, भूल गया कहां था। हाँ, सेना पर पत्थरबाजों को केवल इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। ये गांधी के गाल नहीं है, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना। और एक, मैंने भी समर्थन कभी किया नहीं किसी का, लेकिन साहब कोई काम बहुत अच्छा लगे तो कुछ तो मुंह से निकलता है, मेरे मुंह से भी निकलता है। मैं देखना चाहता हूं ये निकलना ठीक मानते हैं आप या गलत मानते हैं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती थी, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती थी, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती थी, उनके पैरों बेड़ी जकड़ी गई बधाई देता हूँ, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई देता हूँ, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई देता हूँ। जो घाटी में खड़े हुए थे हत्यारों की टोली में, खूनी छींटे छिड़क, हुजूर वापस आइए प्लीज, वापस आओ और यहीं बैठ जाओ। ये भारत की संसद नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा। ये अदब की महफिल है हस्तिनापुर की। संजीव जानते हो कितनी मेहनत करता है पूरे साल। माफी चाहता हूं आपको, माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ता हूं आपके, आप ऐसे मत जाइए और खड़े तो बिल्कुल मत हो। ये मैंने जिन सरकारों पे लिखा है वो बैठ गई। अखिलेश जी से पूछ कर देखना किसने गिराई। सुनिए मन से,
मन से सुनिए, बहुत गहरेपन से सुनिएगा। स्वागत है। जो घाटी में खड़े हुए थे हत्यारों की टोली में, खूनी छींटे छिड़क रहे थे आंगन द्वार रंगोली में, जो पैरों से रौंद रहे थे भारत की तस्वीरों को, गाली देते थे गालिब को, तुलसी मीर कबीरों को, जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं सीखा, अपनी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा, जो जो दुश्मन के हित के पहरेदार बताए जाते थे, जो 100 लाशों के जिम्मेदार बताए जाते थे, ये सब उस दिन सभी तिरंगे के रंग में रंग जाएंगे जिस दिन 100 गद्दार वतन के सूली पर टंग जाएंगे। जिस दिन 100 गद्दार वतन के सूली पर टंग जाएंगे। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। मैं एक कविता अलग से पढ़ूंगा शहीदों पर, 4 मिनट की कविता है कुल, लेकिन ये चित्र है, यहाँ संदर्भ आ गया। मैं एक अनुरोध और करता हूं, भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण भी हमारे रक्षक देवता हैं, होंगे पर मैंने नहीं देखे। आप में से किसी ने देखे हों और आप कहते हो कि हमारी मुलाकात होती है उनसे, तो आप और कुछ हो ना हो झूठे जरूर हैं। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हो गया तो मान लेता हूं वो हमारे रक्षक देवता, लेकिन मैंने नहीं देखे साहब। लेकिन मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी बेटे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारी रक्षा, ये हमारे रक्षक भाई साहब। हाथ जोड़कर अपने घर में हस्तिनापुर के लोगों से 2 निवेदन और करता हूं। आपके आस पड़ोस कोई ऐसा परिवार होगा जिस घर का बेटा देश के लिए शहीद हो गया होगा। आप साल में छुट्टियां मनाने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, त्योहार मनाते हैं। आप में से जिसके पास भी किसी शहीद का परिवार है, साल में एक बार नियम बनाकर फूल लेकर उसके घर जाइए, उस परिवार के घर जाइए, उनसे कहिए कि देश आपके साथ है, अपने को अकेला महसूस मत कीजिएगा, मत कीजिए अपने को अकेला महसूस। और एक निवेदन और है, आपको कहीं भी किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर कोई फौजी वर्दी में जाता दिखाई दे और आप बैठे हो तो खड़े होकर के ताली बजाकर उसका समर्थन कर दीजिए, उसको लगेगा पूरा देश उसकी पीठ पर खड़ा हुआ है। ये मेरा अनुरोध है आपसे। और मैं राजनीति पर सबसे कठोर पंक्ति पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता हमारे कुछ आदरणीय नेता यहाँ हो, मैंने बहुत कठोर भाषा नेता पर लिखी है और इतनी कठोर भाषा लिखी है, लेकिन इतनी तमीज से लिखी है कि उनकी समझ में आए नहीं और आए भी तो इतनी देर में आए जितनी देर में मैं निकल लूं। अच्छा, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सोचना, इससे सख्त बात कोई नेताओं के लिए बोल सकता है क्या? मैं बोल सकता हूं, मैं ही बोल सकता हूं। हद लगेगी आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूं और आपको लगे कि मुझे बोलना चाहिए था तो मेरा समर्थन करना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का शासन हो, आचरण सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का शासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर, अंतिम छंद पढ़ता हूं इसका। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। और ज्ञान लो तो मैं और ज्ञान की बात बोल रहा हूं, सुनना। ये युद्धों का परम सत्य है, पूरा जगत जानता है। लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है। जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब ना सूरी। बहुत भाषण सुन लिए उसके, कभी कहता बम फोड़ूंगा, कभी कहता ये करूंगा, कभी कहता ये करूंगा। हम 2-4 लाइन पढ़ रहे हैं, बस इनसे हमारा काम हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब ना सूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है।
उस फोड़े में समझो, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जाए नाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। और अर्जुन और अशोक चारण, दो पंक्तियां मैंने लिख दी। स्वागत भाई साहब। अब कोई बुरा माने तो माने, मेरे बारे में कोई आरोप लगाए तो लगाए, मैंने लिख दी तो लिख दी। दो पंक्तियां ध्यान से सुनने। स्वागत भाई। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, पीढ़ी तुमको याद करेंगी कल स्वर्णिम इतिहासों में। हाँ, पीढ़ी तुमको याद करेंगी कल स्वर्णिम इतिहासों में। युगों युगों तक महकोगे तुम भारत माँ की सांसों में, युगों युगों तक महकोगे तुम। अब मैं एक कविता आपको और सुना देता हूँ, करगिल। अच्छा, करगिल से पहले चाहो तो मोदी सुना दो, छोटी छोटी दो सुना दो, कोई उठेगा तो नहीं? अच्छा, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जो दो नहीं सुनना चाहता? मुमताज जी की फ्लाइट है तो वो जा सकती है। आप पहले ही बता देते हैं कि दूर क्यों बैठी हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई निकल जाए, कोई। वो हासिम जी का है, हासिम जी का। अच्छा बाबा, आप भी जा रहे हैं क्या बाबा? नहीं नहीं साहब, मुझे तो संकट ये लग रहा है। मुमताज जी, आप इनके साथ हैं क्या? ये आपके साथ जा रहे हैं तो आफत आपने बुलाई है। चलिए कोई नहीं, उनको समय है, उनका फ्लाइट पकड़नी है, तो किसी और भी किसी को पकड़नी हो तो। मेरा तो आदत है, मुझे तो कई बार मैं अकेला ही रह जाता हूँ। अच्छा, कई बार तो जो कभी मुझे नहीं सुनना चाहते उनकी सबकी फ्लाइट होती है। इसकी तो मेरठ से ट्रेन है, चिंता में अभी तो कुछ नहीं। अभी तो मैंने कितनी देर पढ़ा है, थोड़ी देर पढ़ा है। मैं 3 मिनट मोदी और 3 मिनट करगिल के शहीदों पर, 8 मिनट आपकी और मांगता हूं बस। एक मोदी जी पर थोड़ा सा तो बोल के क्या हुआ? और अच्छा देखो, इनका चलना देखो, आपको लग रहा है ये चश्मा नकली लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है? कोई नहीं, निकल। अरे बाबा निकलो ना। उतर गया ना चश्मा? दिखने लगा ना, दिखने लगा। चलो, कितने खुश हैं। और छेड़ो भाई साहब। किसी के साथ जाओ, खबर तो तुम्हारी आएगी। निकलो निकलो। मैं देखिए, मैं कविता सुना रहा हूं आपको। एक शब्द मोदी जी के पक्ष में नहीं है और एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है। पक्ष में मुझे लिखना नहीं है, खिलाफ लिखने नहीं देता। फिर भी मेरी कुछ मांगे हैं जो अपनी सरकार से किसी को भी करनी चाहिए, मैं कर रहा हूं। आप सुन लीजिए, 4 मिनट सुनाऊंगा बस। एक कविता का पहला छंद और एक कविता का अंतिम छंद, और 3 मिनट की कविता करगिल के शहीदों पर है। मैंने मेरठ के कैप्टन मनोज तलवार की शहादत, जब उनका शव आया था, मैंने लिखी थी, मैं आपको सुना के जाऊंगा। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए। थके तो नहीं है सब? ऐसी बताइए। देखिए, मैं ऐसी नहीं, ऐसा ना आपने लगे मैं जबरदस्ती जिद करके पढ़े जा रहा हूँ। एक तो मुझे 2 अनुभव आज हुए। एक तो अपने आप जाओ बिना बुलाए और पैसे नहीं लो तो जनता थोड़ा सिंपैथी से सुनती है। और गला भी ठीक चलता है। कल से तुम सब लोग ऐसे किया करो जैसे मैंने किया। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। कौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझना, आपको हरिओम पमार समझ में आ जाएगा।
वाह भाई हरिओम कुमार क्या है, एक पंक्ति में समझाता हूं, फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। सल्यूट करता हूं आपका, अभिवादन करता हूं साहब, सर झुका के अभिवादन करता हूं। मेरा सचमुच थकान भी उतरी, आना भी सफल हुआ, और आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह, आपका ये अपनापन, और संजीव का ये, बस कुछ लेना, कुछ मांगेगा तो नहीं, कहाँ है? अच्छा उनको छोड़, अच्छा साहब कुछ लेगा तो नहीं, कोई नहीं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजभवन के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी, ये कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा हूं मैं। आप में से जो राजनीति में रुचि रखते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, 14 में चुनाव हुए, टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। और बाबा रामदेव आज तक मेरे पे जब चाहते ताना मार देते हैं। उनके हिस्से में कुछ टिकट आए होंगे, उन्होंने मदद की थी उस पार्टी की, तो लड़ मैं क्यों लड़ूं, मेरे से लड़ना नहीं आता, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं 1975 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने 1975 में मीसा भोगा, जेपी मेरे कंधे पर हाथ रखकर भाषण देते थे, लेकिन मुझे राजनीति नहीं आती, मैं राजनीति में नहीं गया। वही गा रहा हूं और आपसे आशीष मांग रहा हूं, सुनना। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुकी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, झुकी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, दरबारों में कविता का सम्मान नहीं झुकने, लेकिन कवि का दरबारों में मैं कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का दरबारों से सम्मान नहीं झुकने दूंगा, कविता का दरबारों से संग्राम नहीं रुकने। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की और सामने जिस दिन समर्थक हुआ, परिचय मेरा 20 साल से, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे तब से मैं उनके साथ उठता बैठता हूं, लेकिन प्रभावित किस दिन हुआ, एक घटना से प्रभावित हुआ मैं, सुनना। भारत माँ के घर में, और आपको लगे कि ये घटना प्रभावित करने वाली थी तो समर्थन करना। भारत माँ के घर में नया बस, गुणबीर राणा को तो मैं एक ही बात कहता था, आएगा तो और ये चिढ़ जाता था क्योंकि इनको यकीन नहीं था कि आएगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। एक और ज्ञान देता हूं, आप जिसके साथ उठते बैठते रहे हों, अगर वो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का अधिकार बड़े आदमी पे मत छोड़ना। ये तुम ही तय करना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। मैं अपना रिश्ता तय करता हूं और अपने घर में आपका प्यार मांगता हूं। सुनना, बस मैं ये जीना चाहता हूं। तुमने जिस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा
है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभ है नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, विजय किसी की नहीं, विजय ये संकल्पों के यश की। और एक पंक्ति समझ जाओ तो ये मेरा सारांश है इस चुनाव के नतीजे का। विजय किसी की नहीं, विजय ये संकल्पों के यश की थी, और पराजय सेना पर शक करने के यश की थी, और पराजय सेना पर शक। मैं छोड़ता हूं इसको, अंतिम छंद सुनाता हूं आपको। देखिए मैं दोनों कविता सुनाना चाहता, अंतिम एक छंद सुन लो। स्वागत भाई। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश। आज जिन्होंने सागर किनारे उनको प्लास्टिक चुनते हुए देखा होगा, साहब सैल्यूट, मैं तो सैल्यूट करता हूं, और मैं अनुरोध करता हूं कि सब केवल 10-10 मिनट अपने घर के आसपास ये स्वच्छता अभियान चला लो, हम गांधी का सपना पूरा कर सकते हैं, गांधी का सपना पूरा कर सकते हैं, केवल 10-10 मिनट, 10-10 मिनट, 10-10 मिनट, ऐसा कुछ कर जाओ। 10 लाइन पढ़ रहा हूं, ये मेरी 10 मांग है, वो मैंने हटा दी जो पूरी कर दी, जो अभी पूरी होनी बाकी है वो अभी भी है, अभी भी चिल्ला रहा हूं मैं, ये मांगे पूरी कराने की। मैं तो गाता रहूंगा, करेंगे नहीं करेंगे तो मैं तो गाता रहूंगा, एक एक लाइन में एक एक डिमांड करता हूं, आपको लगे कि ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए तो मेरी एक एक मांग का समर्थन करना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का स्वर्ग, देश नहीं हुजूर बैठ प्लीज, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश दे। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, मेरा साथ दो कराना चाहते हो तो। मैं स्पष्ट बोलता हूं, अगर हमको कश्मीर में एक भी आतंकवादी नहीं चाहिए तो हमको संसद में भी एक भी गुंडा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको संसद में गुंडा। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। लाल चौक में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। अभी तो कर्फ्यू है, इसके बाद जो होना चाहिए, लाल चौक में भारत माँ की जय। मेरी राय सर कश्मीर पर अलग है, मैं कविता लिख रहा हूं, अभी पूरी नहीं हुई। मेरा एक मत है, हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम कश्मीर के बेटी बेटों को एक बात समझाएं कि हमने कश्मीर भारत में नहीं मिलाया, हमने भारत को कश्मीर में मिलाया है। हमने तुम्हारा फलक बड़ा किया है, फलक बड़ा किया है, पूरा देश आपको दे दिया है। आप गर्व करो, कश्मीरी तहजीब केवल आपकी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की हिस्सा बनेगी, ऐसा महसूस करना चाहता हूं मैं। तब सुनिएगा, तब सुनिएगा, तब सुनिएगा। लाल चौक पर भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को दे
बंगले वाले दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल। अंतिम पंक्तियां सुनना इस कविता की। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। वाह। अगर तुम यकीन दिला दो कि तुम्हारे दिल में ही ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर तो आप ही आप हो, 19 क्या 24 भी। लेकिन यकीन दिलाओ, यकीन दिलाओ, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना। अंतिम एक एक लाइन सुनना है। और देखो साहब, पक्षपात तो हमारे देश में चलता है। एक पंक्ति का पक्षपात मैंने भी किया है, केवल एक पंक्ति का। बारिश आएगी, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। ऐसा लगे कि सबका साथ, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है। ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो। ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है। ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है। ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार। वाह भाई साहब, वाह। ये ओस चू रही है कि बारिश आ रही है? तो मुझे 4 मिनट और देंगे, केवल 4 मिनट, 4 मिनट दे दीजिए। मैं करगिल के शहीदों पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए बस। कविता के नाम पर गुणबीर राणा जैसे बड़े गीतकार को कोई कविता समर्पित की जा सकती है, तो मेरे पास ये एक कविता है। वो जिन गीतों की चर्चा कर रहे थे गुणबीर, वो मैं मंचों पे सुनाता नहीं हूं, क्योंकि गीत सुनाने वालों को पैसे नहीं मिलते। तुम्हें जो मिला अगर उन्हें पैसे कहते हो तो ये पैसों का अपमान। मुझे मत छेड़ो। देखो, घायल सांप ज्यादा खतरनाक होता है। देखो गुणबीर, एक बात आप समझ लो, आप सब समझ जाओ तो ताली बजा देना। हाँ भाई साहब। जब अर्जुन ने अपने हथियार पेड़ पर टांगे थे, तो किन्हीं कारणों से हथियार पेड़ पर टांग दिए थे। इसका अर्थ ये नहीं था उनको चलाना भूल गया है। चलाना नहीं बोल। देखिए साहब, हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी आत्मा संवेदना है। संवेदनाओं की रक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं संवेदना का एक गीत पढ़ रहा हूं, एक छोटी सी बात सुनो। एक अमीर महिला बहुत बड़ी कार में, बहुत महंगी साड़ी पहने हुए, एक साड़ी की दुकान में। एक कहानी आई मेरे व्हाट्सएप पर, रात को 10 बजे सोने के समय मैंने पढ़ी और मैं रात भर नहीं सोया। वही कहानी आपको सुना रहा हूं। रात को सोने से पहले किसी को भी कभी याद आ जाए और फिर आपको नींद आ जाए तो मेरा नाम लेके गालियां देना। कहानी केवल 10 सेकंड की है। कहानी इतनी है कि एक अमीर महिला महंगी कार में, महंगी साड़ी पहने हुए साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। अमीर महिलाएं यही करती हैं, कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 90 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। इसलिए संवेदनाएं जिंदा रखिए बस। मेरे जी 5 जन भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं हूं, गीत मेरा शिल्प नहीं है। राणा जी बैठे हैं, हमारे हासिम भाई श्रेष्ठ गीतकार हैं, अमित ने भी गीत लिखे हैं, अर्जुन ने भी गीत लिखे हैं, और हमारे पंडित जी ने तो जो छंद लिखे हैं वो सब गीत की ही भाषा में है, सब गीत की भाषा में है। और तुरंत जी का हास्य भी गीत की भाषा में है। मेरा तो बस ऐसे तुक्का है। ये अंतिम कविता है, इसके बाद हम विदा लेंगे। देखिए, जो भी, क्योंकि उम्र में मैं इनसे बड़ा हूं, जो कवि सम्मेलन हुआ वो हस्तिनापुर की जनता का है, संजय भ्रमर का है, फक्कड़ का है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई आपको कमी महसूस हुई हो, कोई ऐसा आपको लगा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए उम्र में बड़ा होने के नाते मैं जिम्मेदार हूं और मैं मंच पे हूं, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कवि सम्मेलन की परंपरा को जिंदा रखिए और संजीव को बल देते रहिए ताकि इस शहर में भी साहित्य की ये लौ जलती रहे।
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज भैया बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे डिस्टरबेंस होता है और कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहाँ। केवल 4 मिनट का मामला है, आप इस बीच मत उठिएगा बस। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम। एक डिस्टरबेंस, पानी है क्या? फक्कड़ जी आप जगह बदल रहे हो गया। संजीव क्या हुआ? तो सामने बैठे और पानी चाहिए नहीं? अरे मुझे नहाना थोड़ा ही है। फिर से पढ़ता हूँ, 4 मिनट मुझे दीजिए। और ये कविता के नाम पर अगर मेरे पास कुछ है गुणबीर राणा जैसे बड़े शिल्पकार को समर्पित करने के लिए, तो मैं उसी को समर्पित करता हूँ। हमारा बड़ा कवि है, वो बहुत बड़ा कवि है सचमुच। मैं तो जब कभी उसके गीत पढ़ता हूँ या गजलें पढ़ता हूँ, मैं खुद थ्रिल होता हूँ, खुद थ्रिल हो जाता हूँ। और ये उसका विनम्रता ऐसी है कि वो सबको स्नेह से, छोटों को बड़ों को बहुत प्यार से रखते हैं। कुर्ते मुझे उल्टे देते हैं और अपने इन कुर्तों को जो उसमें चाय पड़ गई तो मेरा बता दिया। इसको भी कह रहा मेरा है, मैं इतने खराब कुर्ते पहनता हूं क्या? मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता, बासंती जज्बातों का कोई मोल नहीं दे सकता, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता, बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल जीना मेरे साथ, एक पल। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और मैं जीवन की श्रेष्ठ, जो मैंने एक ही पंक्ति लिखी है, मैंने, ये मेरा अहंकार नहीं है गुणबीर भाई, ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैंने केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। और हस्तिनापुर के प्यारे लोगों, मुझे बहुत आशीष दे देना तालियों से, अगर मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया। मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति संजीव भ्रमर के इस महाउत्सव में समर्पित करता हूं हस्तिनापुर की जनता को सुनता। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान राजस्थान में, वहां का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह। जब उसका पार्थिव शरीर सेना लेके आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद घटनाएं घटी, लेकिन दुनिया की ये पहली घटना थी जब किसी औरत ने अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। जो घटना दुनिया में पहली बार घटे वो तो स्वयं एक महाकाव्य है।
फिर भी मैंने एक पंक्ति लिखी है, उसको सहेजना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या बात है भाई साहब। अंतिम केवल 6 लाइन पढ़ रहा हूँ, 6 लाइन, अंतिम 6 लाइन। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम 6 पंक्तियां। मैं सैनिक का शौर्य गाता हूं, सुनिएगा, सैनिक का शौर्य। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीद सच्चा है अपना प्यार, तो क्या इस जहां का डर। गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम, अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात।